India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चुनावी बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। खरीद बिक्री की दी जानकारी। कहा कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। चुनाव आयोग को 15 मार्च तक जानकारी करनी है वेबसाइट पर अपलोड। फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्र कैद की सजा, 1 लाख का जुर्माना। उमर खालिद ने जानलेवा हमले के आरोपियों को आरोप मुक्त करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख। निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती। 21 मई को होगी अगली सुनवाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। अब भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। एसबीआई के सीएमडी दिनेश खारा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की खरीद और बिक्री, इसके खरीदार के नाम समेत सभी संबंधित जानकारी को लेकर रिपोर्ट तैयार की है और इसे समय रहते आयोग को मुहैया करा दिया गया। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है जो पासवर्ड से संरक्षित है। जिस चुनावी बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया है उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें बताया गया है कि शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करते हुए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य चुनाव आयोग को प्रदान किया गया है। बैंक ने हलफनामे में कहा है कि उसने चुनावी बॉन्ड को भुनाए जाने की तारीख, राजनीतिक दलों को प्राप्त राशि और बॉन्ड के मूल्य के बारे में भी निर्वाचन आयोग को जानकारी दी है। एसबीआई का कहना है कि ये डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बॉन्ड के संबंध में दिया गया है। यह डेटा 2 पासवर्ड से सुरक्षित पीडीएफ फाइलों में संकलित किया गया था और इसे एक पेन ड्राइव में सौंपा गया था, जबकि पासवर्ड एक सीलबंद लिफाफे में जमा किए गए थे। एसबीआई के हलफनामे में क्या है? कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया गया। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 को भुनाया गया। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 भुनाए गए।
एसबीआई के सीएमडी दिनेश खारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपकर हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। बैंक ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनावी बॉन्ड्स की खरीद और उनकी बिक्री को लेकर कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी उपलब्ध जानकारी निर्वाचन आयोग को समय रहते मुहैया करा दी गई। एसबीआई के मुताबिक उन्होंने उसका रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, जिसमें तारीख की जानकारी दी गई है, जिसमें बॉन्ड की खरीद, मूल्य वर्ग और क्रेता का नाम दर्ज किया गया है और राजनीतिक दलों के संबंध में खरीद की तारीख और भुनाए गए बॉन्ड के मूल्य दर्ज किए गए। एसबीआई के हलफनामे के मुताबिक 187 चुनावी बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कैश नहीं करवाया गया। वह पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को चला गया है। चुनावी बॉन्ड एसओपी के मुताबिक जिन बॉन्ड को समय के भीतर कैश नहीं कराया जाएगा, उन्हें पीएम रिलीफ फंड में भेज दिया जाएगा। इससे पहले एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया था और उसे 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के समक्ष साझा करने के लिए कहा गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सेका और असम में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने 11 मार्च को अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया है। आवेदन में दलील दी गई है कि ये नियम असंवैधानिक है और असम समझौते का उल्लंघन करते हैं। ये आवेदन 2019 में दायर उनकी रिट याचिका में दायर किया गया, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई। इसमें असम राज्य के लिए विशिष्ट मुद्दों पर जोर दिया गया और समानता, धर्मनिरपेक्षता और गैर भेदभाव जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन के बारे में चिंता जताई गई है। पिछली याचिका फिलहाल फैसले के लिए लंबित है। सीएए नियम 2024 में निर्धारण सिद्धांत का अभाव श्रीलंकाई ईलम तमिलों को क्यों बाहर रखा गया? आवेदन में तर्क दिया गया कि विवादित अधिनियम और नियमों में निर्धारण सिद्धांत का अभाव है, जो उन्हें स्पष्ट रूप से मनमाना बनाता है। आवेदकों का तर्क है कि कानून धर्म के आधार पर चयनात्मक वर्गीकरण के दायरे से बाहर है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म और जातीयता दोनों के आधार पर उनके उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए श्रीलंकाई ईलम तमिलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आवेदन में बताया गया कि अधिनियम और नियम मुसलमानों को विदेशी न्यायाधिकरण की कार्यवाही के अधीन करते हुए कुछ धार्मिक समूह को सुरक्षा प्रदान करके भेदभावपूर्ण प्रभाव पैदा करते हैं। उसका तर्क है कि यह विदेशी न्यायाधिकरण को मनमाना बनाता है और मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के बारे में चिंता पैदा करता है। आवेदन में अधिनियम और नियमों के कार्यान्वयन के बारे में आशंका व्यक्त की गई, जिससे बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कटौती होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में असम कांग्रेस की तरफ से इस दौरान आवेदन दिया गया। आपको बता दें कि सीएए को लेकर असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने 11 मार्च को अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया है। आवेदन में दलील दी गई है कि ये नियम असंवैधानिक है और असम समझौते का उल्लंघन करता है।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त 2 पदों को भरने के लिए इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। चुनाव आयोग में फिलहाल आयुक्तों के 3 पदों में से 2 पद खाली हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही निर्वाचन आयोग में इकलौते सदस्य रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए। जया ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है। इस पर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। इसी दौरान चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि लोकसभा चुनावों का ऐलान जल्द हो सकता है, इसलिए चुनाव आयुक्त की भर्ती भी तुरंत करने की आवश्यकता है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने 2018 में उन पर जानलेवा हमले के आरोप में 2 लोगों को बरी करने के फैसले के खिलाफ बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। खालिद ने याचिका में आरोपियों को हत्या के प्रयास के आरोप से मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने दिल्ली पुलिस और आरोपी नवीन दलाल तथा दरवेश को नोटिस जारी किया। ये मामला 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के बाहर की एक घटना से संबंधित है, जिसके बारे में खालिद का आरोप है कि उसकी हत्या के प्रयास में हमला किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने दलाल और दरवेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप से मुक्त कर दिया, लेकिन इसने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 तथा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 तथा 27 के तहत इस दौरान आरोपों को बरकरार रखा। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि किसी भी गवाह ने ये आरोप नहीं लगाया कि आरोपी ने पिस्तौल का ट्रिगर खींचा था या ट्रिगर खींचने का प्रयास किया था, और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से ये नहीं पता चलता है कि आरोपी का खालिद को मारने का कोई निश्चित इरादा था। खालिद के वकील ने तर्क दिया कि हमले से पहले आरोपियों द्वारा फेसबुक पर खालिद पर नजर रखने से जुड़े गंभीर तथ्य थे जो आरोपों की गंभीरता पर बल देते हैं। खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेश हुए। खालिद के अनुसार ये घटना तब हुई जब अगस्त 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान 2 लोगों ने उनसे संपर्क किया। उनका दावा है कि उनमें से एक व्यक्ति ने उस पर पिस्तौल तान दी, लेकिन तभी उसके दोस्तों ने हस्तक्षेप किया और हमलावर डरकर भाग गए। खालिद का दावा है कि हमलावरों के भागने के बावजूद उसने दूसरी तरफ से गोली चलने की आवाज सुनी। निचली अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोप से आरोपियों को बरी करने के अपने फैसले में खालिद को मारने के निश्चित इरादे को दर्शाने वाले सबूतों की कमी का हवाला दिया। उधर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था। इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में जज अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को
उम्र कैद, 7 साल की सजा, 50,000 जुर्माना, 7 साल की सजा, 50,000 जुर्माना और आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा सुनाई है। वहीं इस केस से संबंधित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में मुख्तार को दोष मुक्त किया गया था। 11 मार्च को बहस पूरी होने के बाद 12 मार्च को फैसला सुनाया गया। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप है कि उसने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर CBCID द्वारा 4 दिसंबर 1990 को मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। पिछले हफ्ते मंगलवार को मुख्तार अंसारी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने कहा था कि मुख्तार अंसारी एक खूंखार अपराधी है, उसके ऊपर कई केस दर्ज हैं। उसने राज्य में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था, इसलिए इसे जेल की सलाखों के पीछे रखना ही जायज है। इस तरह यूपी सरकार ने उसकी सजा कम करने का विरोध किया। इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्तार के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उसको साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में हाईकोर्ट ने सजा सुनाई थी। और उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने एक हिंदू मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में आर्य समाज के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। याचिकाकर्ताओं ने अपना धर्म नहीं बदला है। कोर्ट ने कहा कि अंतर धार्मिक जोड़ों के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून के अनुसार धर्मांतरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। कानून के प्रावधानों की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा कि धार्मिक रूपांतरण का पंजीकरण न केवल विवाह के उद्देश्य के लिए बल्कि विवाह की प्रकृति के संबंधों के लिए भी आवश्यक है। कोर्ट ने कहा इसलिए धर्मांतरण अधिनियम शादी या लिव इन रिलेशनशिप की प्रकृति के रिश्ते पर लागू होता है। 2021 में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाता है। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि गैर कानूनी रूपांतरण के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी विवाह परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। इस प्रकार विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को अधिकारियों को धर्म परिवर्तन की घोषणा करनी होगी, जो बदले में जबरदस्ती के किसी भी पहलू को खारिज करने के लिए जांच करेगा। हालांकि कानून स्पष्ट रूप से लिव इन जोड़ों या यहां तक कि उन व्यक्तियों के संबंध में कुछ भी नहीं कहता है जो धर्म परिवर्तन किए बिना शादी करते हैं। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या ITAT के आदेश के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बकाया करों में लगभग 105 करोड़ रुपए की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी मांग नोटिस पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि ITAT के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत में दिए गए बयान के अनुसार ब्याज के साथ कुल राशि अब लगभग 135 करोड़ रुपए है। 12 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने टिप्पणी की थी कि ITAT के आदेश में कोई मौलिक खामी नहीं है। ये देखते हुए कि पार्टी के खिलाफ कार्यवाही वर्ष 2021 में शुरू हुई थी, पीठ ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कोई सो गया था। पीठ ने कहा कि पूरे मामले को
बहुत बुरी तरह से संभाला गया है। पीठ ने कहा, जब हम इस आदेश को पढ़ते हैं तो याचिकाकर्ता खुद दोषी है। मांग 2021 की है। ऐसा लगता है कि आपने मांग को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। याचिकाकर्ता के कार्यालय में कोई 2021 से सो रहा है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 105 करोड़ रुपए के बकाया कर की वसूली के लिए कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी किया था। आईटी अधिकारियों ने जुलाई 2021 में कांग्रेस द्वारा शून्य आय की घोषणा को खारिज कर दिया था और कर में 105 करोड़ रुपए से अधिक की मांग की थी। यह आयकर अधिनियम की धारा 13A के उल्लंघन बताया गया था, जो एक राजनीतिक दल को कुछ मामलों में कर से छूट का दावा करने की अनुमति देता है। कांग्रेस ने आयकर विभाग को आईटीएटी के समक्ष कार्यवाही को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि 13 फरवरी को शुरू की गई वसूली की कार्यवाही का उद्देश्य आगामी संसदीय चुनावों के मद्देनजर पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करना है। 8 मार्च 2024 को पारित एक आदेश में आईटीएटी ने फैसला सुनाया कि आईटी अधिकारियों ने कांग्रेस द्वारा दावा की गई आयकर छूट से इनकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसमें आगे कहा गया कि कांग्रेस आयकर अधिकारियों द्वारा छूट से इनकार करने के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाने में असमर्थ थी। आईटीएटी ने 8 मार्च को पारित एक विस्तृत फैसले में कहा कि कांग्रेस को नियत तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल करना था। और उधर विवाह समारोह जश्न में फायरिंग के खिलाफ पाबंदी है। शादी समारोह के जश्न में गोलीबारी की घटनाओं को सर्वोच्च अदालत ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि ऐसी कार्रवाई के अक्सर विनाशकारी परिणाम होते हैं। आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि हर्ष फायरिंग के खिलाफ कानून क्या कुछ कहता है। विवाह समारोह के दौरान जश्न में फायरिंग करना हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्रचलित प्रथा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कानून है जो इस तरह के कृत्यों को नियंत्रित करता है? हाँ, भारत में हमारे पास शस्त्र अधिनियम 1959 है, जो हथियारों और गोला बारूद से संबंधित कानूनों को कंसोलिडेट भी करता है और किसी भी तरह के आर्म्स या हथियार रखने वाले लोगों पे अंकुश भी लगाता है। इसके अलावा 2019 के कानून के अधिनियम में संशोधन भी किया गया है और किसी भी तरह की जश्न में की गई गोलीबारी में फायर आर्म्स के इस्तेमाल को पीनलाइज भी किया गया है और इसके लिए सज़ा 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। उसी के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में शाहिद अली बनाम द स्टेट ऑफ यूपी के मामले में माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा है कि हर कोई जो जीवित कारतूसों के साथ बंदूक रखता है और अन्य लोग ये भी जानते हैं कि बंदूक चलाना और वो भी कई लोगों की उपस्थिति में एक ऐसा कार्य है जिससे मृत्यु होने की संभावना भी है। बंदूक की जिम्मेदारी और सावधानी की भावना के साथ रखी जानी चाहिए और उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए विवाह समारोह जैसी जगहों पर। और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.